दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक और शानदार मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। ये तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इस मूवी के लास्ट में आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत में हमें रात के वक्त शहर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां तेज बारिश हो रही होती है। इसी बीच हम एक रेडियो की आवाज सुन पाते हैं जो सभी लोगों को वार्निंग दे रहा होता है कि आज आप सभी लोग घर से बाहर ना निकलें क्योंकि आज रात भारी बारिश हो सकती है। अब ठीक इसके बाद हम एक आदमी को उसी रोड पर पड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहां से एक एम्बुलेंस भी गुजरती है जो उसे रास्ते में पड़ा देखकर अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक साइको साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो लंबे वक्त से कुछ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी बच्चे को सिलेक्ट करके रखा है, इसीलिए वो सबसे पहले उस बच्चे के बाल काटता है और फिर उसके स्कल को भी काटने लगता है। पर तभी अचानक संजीव नाम के एक आदमी की नींद खुल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह सब असल में संजीव का एक सपना था। अब संजीव घबराकर उठता है और खुद को शांत रखने के लिए पानी पीने लगता है। अब कहीं वो उस सपने को भूल ना जाए, इसीलिए वो अपने सपने की तस्वीर एक बुक में ड्रॉ करने लगता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि संजीव अपनी पत्नी पल्लवी, माँ और छोटी बेटी के साथ रहता है और संजीव और पल्लवी दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। अब हर रोज की तरह आज भी वो दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, पर तभी पल्लवी की नजर उस स्केच पर पड़ती है जो संजीव ने बनाया था और वो उसको ध्यान से देखने लगती है। इसके बाद दोनों को साथ जाते देख हमें पता चलता है कि संजीव के एक पैर में दिक्कत है, इसलिए पल्लवी ही हमेशा स्कूटी चलाती है। खैर, अब हॉस्पिटल पहुंचते ही संजीव अचानक एक बिना बालों वाले आदमी को देखकर बेहोश सा हो जाता है और पल्लवी ये सब नोटिस कर लेती है। फिर रात को डिनर के दौरान पल्लवी उससे पूछती है कि अगर तुम्हें आज फिर से वो सपना आया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो संजीव कहता है कि मैं तुम्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था। ये सुनकर पल्लवी कहती है कि कोई बात नहीं, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। लेकिन संजीव कहता है कि पिछले 10 सालों से हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ, अब जाके क्या हो जाएगा। पर फिर भी अगले दिन वो दोनों डॉक्टर से मिलने जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ डॉक्टर नहीं आया होता। अब इस बीच पल्लवी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो संजीव हंसकर कहता है कि चिंता मैं नहीं तुम कर रही हो। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ हम संजीव का पास्ट देख पाते हैं। असल में शुरू में जो आदमी रोड पर पड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि संजीव ही था और एम्बुलेंस उसे ही लेकर हॉस्पिटल गई थी। अब हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसे अपना नाम या पहले का कुछ भी बिल्कुल याद नहीं होता। अब उसी हॉस्पिटल में पल्लवी नाम की एक नर्स भी होती है जिसकी ड्यूटी उसकी देखभाल करना होता है। अब धीरे धीरे संजीव को पल्लवी से प्यार हो जाता है और फिर एक दिन उसे हॉस्पिटल में बहुत बुरा सपना आता है जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और डॉक्टर को सब बताता है। इसके बाद डॉक्टर उसे एक स्केच बुक देते हुए कहता है कि आगे से तुम जो कुछ भी अपने सपने में देखो उसे ड्रॉ करके रख लेना। यानी उस सपने से आज तक संजीव एक ही तस्वीर बार बार बनाता आ रहा है जिसे डॉक्टर आज तक समझ नहीं पाए। कुछ दिन बाद संजीव ठीक हो जाता है और एक दिन पल्लवी उसे उस जगह ले जाती है जहां उसे बेहोशी में उठाया गया था, यानी नरसापुरा का जंगल। वो सोचती है कि शायद वहां जाकर उसे कुछ याद आ जाएगा, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं करता, उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसी बीच संजीव और पल्लवी का प्यार बढ़ता जाता है और वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं, बातें करते हैं और ढेर सारा वक्त बिताते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी तक संजीव को अपना नाम याद नहीं था और ना अपना कोई पुराना पास्ट। इसीलिए जब एक दिन पल्लवी हनुमान जी के हाथों में संजीवनी वाला फोटो देखती है तो वो उसका नाम संजीव रख देती है। लेकिन यहाँ अब दोनों को पता चलता है कि पल्लवी की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इसीलिए वो पल्लवी के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लगती है। लेकिन पल्लवी उल्टा नाराज होकर अपना घर छोड़ देती है और संजीव से शादी करके अपना अलग घर बसा लेती है, जिसके बाद उन्हें एक बेटी पैदा होती है। लेकिन इसके कुछ महीने बाद पल्लवी को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए वो अपने मायके चली जाती है और माँ के साथ रहने लगती है। अब कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ संजीव का दोस्त यासिर, जो पेशे से एक पत्रकार है, वो उसे हॉस्पिटल के बाहर चाय पीने के लिए बुलाता है। अब इसी बीच वहाँ टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें पुलिस मीडिया को इंटरव्यू दे रही होती है। अब उस इंटरव्यू में पुलिस ऑफिसर मीडिया को बताता है कि हमने एक फेक वेबसाइट बनाई है जिससे सुपारी देने वाले क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। असल में ये आइडिया हमें एक क्रिमिनल से ही मिला जिसे ऑनलाइन किसी की हत्या का ऑर्डर मिलता था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी एक वेबसाइट बना दी जाए ताकि जो लोग ऐसा काम
करते हो उनको हम पकड़ लें। खैर, इस बीच कुछ पत्रकार इंस्पेक्टर विष्णु से हाल ही में हुई बच्चों की किडनैपिंग के बारे में पूछते हैं। तो बीच में विष्णु का सीनियर ऑफिसर कहता है कि विष्णु ने सुबह से ही इस केस पर काम करना शुरू किया है, इसलिए आप उसको थोड़ा वक्त दीजिए। अब कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद विष्णु अपने सीनियर से अकेले में मिलने जाता है। वहाँ वो उनसे कहता है कि सर, 18 दिन बाद मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। आखिर इतने कम दिनों में मैं ये केस सॉल्व कैसे करूँगा, इसलिए आप कोई और ऑफिसर ढूंढ लीजिए। लेकिन सीनियर जवाब देता है कि विष्णु, खुद कमिश्नर साहब ने तुम्हें चुना है क्योंकि वो तुम्हारा रिकॉर्ड देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं। पर तुम परेशान मत हो, इस केस पर काम करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि तुम इसको जल्दी सॉल्व कर लो। तो इस तरह मजबूरी में विष्णु इस केस को ले लेता है। अब सीन संजीव और पल्लवी पर जाता है, जो आज डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। यहाँ संजीव अपने सारे स्केचेस दिखाता है, जिन्हें देखकर डॉक्टर कहता है कि इतने सालों में तुम्हें एक ही सपना आता है, पहले ये बंद हो गए थे तो अब फिर से कैसे शुरू हो गए, ये अजीब है। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव हुआ है जो तुम्हें याद हो। तो संजीव और पल्लवी दोनों इससे मना कर देते हैं कि जैसा सब कुछ पहले चल रहा था वैसा ही अब चल रहा है, कोई भी चेंज नहीं। इसी बीच संजीव उस डॉक्टर को एक बुक दिखाता है और कहता है कि डॉक्टर, ये ट्रीटमेंट मेरी सारी परेशानियां सॉल्व कर देगा। फिर जब डॉक्टर उस बुक को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें बिजली के झटके से याददाश्त लाने की बात लिखी होती है। वो संजीव से कहता है कि इस इलाज में सिर्फ 30% चांस होते हैं और ऊपर से तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब ये सुनकर पल्लवी दुखी हो जाती है, क्योंकि संजीव ने उसे इस प्लान के बारे में नहीं बताया था। इसके बाद वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, जबकि अकेले में डॉक्टर संजीव से कहता है कि पल्लवी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, तुमको सही करने में दिन रात एक कर दिए, इसलिए उसके बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो और तुम्हारी बेटी कैसे जिएंगे। इस बीच उधर इंस्पेक्टर विष्णु बच्चों के मिसिंग वाले केस को सॉल्व करने में जुट जाता है और वो इसके लिए सभी चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेजेस को मांगता है। यहाँ उसे एक सस्पिशियस आदमी दिखता है, जिसके साथ उसका एक कुत्ता होता है और ये आदमी एक बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस आदमी का चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ होता है ताकि कोई भी सीसीटीवी इसे कैप्चर ना कर पाए। तभी हम देखते हैं कि विष्णु की मदद के लिए उसका सीनियर इंस्पेक्टर एक युवराज नाम के इंस्पेक्टर को भेजता है, जो बहुत ही तेज और चालाक था। अब उससे मिलकर विष्णु कहता है कि मेरी फाइल में एक भी अनसॉल्व केस नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना इस केस में 100% दो। इसके बाद वो युवराज को उस बच्ची के रिश्तेदारों और जानने वालों से पूछताछ के लिए भेजता है, पर फिर भी कोई खास सुराग नहीं मिलता। अब विष्णु दूसरा तरीका अपनाता है और कई क्रिमिनल्स को पकड़ता है। इसके बाद वो उनको थोड़ा बहुत मार पीट कर सवाल करता है ताकि उनमें से कोई हो तो अपना राज उगल दे, लेकिन यहाँ पर भी उनको कुछ हाथ नहीं लगता। फिर अगले सीन में हम रेड लाइट एरिया पर रुकी एक गाड़ी को देखते हैं, जिसमें हमें ठीक वैसा ही कुत्ता दिखता है जो हमने किडनैपर के साथ देखा था। और इसके बाद वो आदमी एक बच्ची को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। अब सीन यहाँ से सीधा संजीव पर आता है, जो आज फिर से वही सपना देखता है और फिर वापस नींद न आने की वजह से वो उठकर टीवी देखने लगता है। इसी बीच पल्लवी उसके पास आ जाती है, जो उससे कहती है कि तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगे जैसा तुमने आज किया। तुमने उस थेरेपी के बारे में बात क्यों की, जबकि उससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब आगे से इसके बारे में सोचना भी मत। उधर विष्णु जब सुबह सुबह छानबीन के लिए निकलता है तो उसे एक दुकान पर एक बच्चा अखबार बांटता हुआ दिखाई देता है। अब उसे देखकर विष्णु को एक आइडिया आता है और वो युवराज को फौरन उस इलाके के अखबार वाले के पास भेजता है जिस इलाके की बच्ची गायब हुई थी। यहाँ युवराज उस आदमी का हुलिया बताकर उस अखबार वाले आदमी से पूछता है कि क्या तुमने अपने इलाके में कभी काम के दौरान ऐसे आदमी को देखा है जिसके पास बड़ी गाड़ी और एक कुत्ता हो और उस आदमी का चेहरा ढका हुआ हो। तो वो अखबार वाला बताता है कि हाँ सर, मैंने एक दिन सुबह सुबह एक ऐसे ही आदमी को देखा था और उसके कुत्ते की वजह से मैं अपनी साइकिल से गिर भी गया था, जिससे मुझे ये चोट भी लगी थी। इस तरह वो अखबार वाला युवराज को अपनी चोट दिखाने लगता है और अब युवराज पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था। तो अखबार वाला कहता है कि सर, अच्छी तरह से तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो ये सुनकर युवराज उसे पुलिस स्टेशन लाता है, जहां विष्णु उस अखबार वाले की मदद से एक आर्टिस्ट को किडनैपर का स्केच बनाने को कहता है। अब वो स्केच तैयार होते ही उसे हर पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है और साथ में उसे क्रिमिनल लिस्ट में चेक करने को भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी पुलिस को कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसका कोई पुराना रिकॉर्ड हो और उसकी शक्ल इस स्केच से मिलती हो। अब इसी बीच यासिर संजीव के पास एक बुक लाता है जिसमें 2 लोगों की फोटो लगी होती हैं और हैरानी की बात ये थी कि उनमें से एक आदमी की शक्ल हूबहू संजीव जैसी ही होती है और ये देखकर संजीव के तो होश ही उड़ जाते हैं।
तो अब यासिर उससे कहता है कि हमें इस फोटो का राज जानने के लिए इस बुक के राइटर से मिलना होगा। और ये बात संजीव को भी सही लगती है, क्योंकि वो किसी भी तरह अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता था। इसलिए वो बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा होकर पल्लवी को बताने की हिम्मत जुटाने की प्रैक्टिस करने लगता है और मन ही मन बोलता है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी जानने के लिए एक किताब मिली है, मैं राइटर से मिलना चाहता हूँ पल्लवी। लेकिन जब प्रैक्टिस के बाद पल्लवी सामने आती है तो वो कुछ बोल नहीं पाता। इसीलिए अब वो यासिर के साथ एक बुक लिखने में मदद का बहाना बनाकर उस राइटर के पास पहुँच जाता है। यहाँ वो राइटर उन दोनों को बताता है कि संजीव जैसा दिखने वाला शख्स असल में अश्वत्थामा है, जबकि फोटो में मौजूद दूसरा आदमी रुद्रा है। वो बताता है कि एक बार इन दोनों ने एक पुलिस स्टेशन को बॉम्ब से उड़ा दिया था। इसके बाद एक बार रुद्रा का इंटरव्यू हुआ था और तब वो दोनों अपनी स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे और उस जगह से रुद्रा तो पकड़ा गया, लेकिन अश्वत्थामा भाग निकला। पर वो कहाँ भागा ये किसी को नहीं पता। उसके बाद वो और यासिर उन दोनों के गांव का नाम पूछकर उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। पर जब यहाँ पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता तो संजीव भी फिर से वापस घर आ जाता है और वापस आने पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बीमार हो गई है। इसलिए वो उसके पास आकर टाइम स्पेंड करने लगता है। अब उसके अगले दिन फिर से कोशिश करने पर आखिरकार संजीव को रुद्रा का पता चल जाता है, जिसके बाद वो लोग उसके पास पहुंचते हैं ताकि उन्हें अश्वत्थामा के बारे में भी पता चल सके। अब यहाँ आकर वो देखते हैं कि रुद्रा अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और रुद्रा जब संजीव को देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त अश्वत्थामा की तरह दिखते हो। ये सुनकर संजीव कहता है कि हम भी उसी के बारे में आपसे पूछने आए हैं, आखिर आपका दोस्त अब कहाँ है? तो रुद्रा यहाँ पर संजीव को पास्ट की कहानी बताता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। असल में वो इमरजेंसी का वक्त था जब घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब भी कोई बाहर निकलता था तो पुलिस उससे बिना कोई वजह पूछे सीधे पकड़कर ले जाती थी और इसी चीज को अश्वत्थामा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने इमरजेंसी के खिलाफ मोर्चे निकाले और वो किसी भी तरह से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता था। रुद्र कहता है कि इसी वजह से मैंने और उसने मिलकर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें मुझे थोड़ी चोट भी लगी थी। इसके बाद हम दोनों वैद्य जी के पास गए, जिन्होंने हमारा इलाज किया। अब वहाँ हम कुछ देर रुके ताकि मामला शांत हो जाए, तभी वहाँ से बाहर जाएं। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि अश्वत्थामा असल में वैद्य जी की लड़की अमृता से प्यार करता है और ये बात उस दिन वैद्य जी को भी पता चल जाती है, जिस वजह से गुस्सा होकर वो अगले दिन पुलिस को वहाँ बुला लेते हैं। अब पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ रही थी, लेकिन अमृता की छोटी बहन ने अश्वत्थामा के पास जाकर कहा कि तुम्हें अमृता बुला रही है और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन अश्वत्थामा तो अमृता के पास चला गया, लेकिन मुझे वहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया और उस दिन के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ ये किसी को कुछ पता नहीं। उसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। अब संजीव पूछता है कि अश्वत्थामा का क्या हुआ, वो कहाँ पर है, क्या उन दोनों की शादी हो गई? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों साथ में रहते हों। तो रुद्रा कहता है कि नहीं, वो दोनों साथ में नहीं थे। मुझे पता चला कि अमृता तो अब शहर में रहती है, पर फिर भी मैं उसका पता लगाने की कोशिश करूंगा और अगर कुछ पता चलेगा तो तुम लोगों को बताऊंगा। अब उसके अगले दिन हम हॉस्पिटल में संजीव को अपना काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास पल्लवी आती है और वो उससे कहती है कि मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, इसीलिए तुम अमू यानी उनकी बेटी को स्कूल से पिक कर लेना। तो संजीव इसके लिए हाँ बोल देता है और उसके बाद अमू के स्कूल पहुंच जाता है। अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उसका पीछा एक ब्लैक जैकेट वाला आदमी कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच संजीव को उसके दोस्त यासिर का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि मैंने अमृता का पता लगा लिया है और उसके बाद वो उसे अमृता का एड्रेस भी भेज देता है। उसके बाद क्या था, संजीव फौरन उस पते पर पहुंच जाता है और वहाँ पर अमृता के बारे में पूछताछ करने लगता है। अब वो जिस एड्रेस पर आया था वहाँ का नौकर उसे बताता है कि अमृता मैम साहब तो अमेरिका में रहती हैं और कभी कभी ही इंडिया आती हैं। तो ये बात सुनकर संजीव थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब ये मामला और लंबा खिंचने वाला था। खैर, तभी वो जब अपने आसपास देखता है तो उसकी बेटी अम्मू वहाँ पर मौजूद नहीं होती। अब वो उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे अम्मू का कुछ पता नहीं चलता और तभी उसे पल्लवी का कॉल भी आने लगता है। लेकिन वो उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अगर पल्लवी को ये बात पता चल गई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन इसी बीच उसके पास यासिर भी कॉल करता है और इस कॉल पर पल्लवी पहले से ही कॉन्फ्रेंस पर होती है। अब जब तक यासिर कुछ बोलता, इतने में संजीव उसको बताता है कि अरे यार, अम्मू कहीं खो गई है,
इतने में संजीव उसको बताता है कि अरे यार यासिर, अम्मू कहीं खो गई है। और ये बात सुनकर पल्लवी शॉक हो जाती है। पर तभी संजू को एक आदमी का कॉल आता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और उसी ने मुझे तुम्हारा नंबर बताया है, तुम कहाँ हो। तो उसके बाद वो आदमी अम्मू को लेकर संजीव के पास आ जाता है, जिसके बाद वो उसे घर पर ले आता है। अब घर आने के बाद पल्लवी संजीव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि तुम कितने लापरवाह हो गए हो, अपनी बेटी के बारे में तुम्हें जरा सा भी याद नहीं आया। और इस तरह से वो उससे नाराज हो जाती है और उस पूरे दिन वो उससे बात नहीं करती। अब उसी शाम जब संजीव कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान में जाता है तो वहाँ उसका पीछा दो बाइक वाले करने लगते हैं जो उसे बहुत ज्यादा भगाते हैं। लेकिन एक टाइम पर आकर वो वहाँ से चले भी जाते हैं और वहाँ से जाकर वो सीधा इंस्पेक्टर विष्णु के पास पहुँचते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिसर विष्णु ने ही क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाने के बाद आधार कार्ड भी चेक करवाया था, जिससे कि संजीव का फेस बिल्कुल मैच हो रहा था। लेकिन उसने उन बाइक्स को उसके पीछे इसीलिए लगाया था ताकि ये कंफर्म कर सके कि संजीव सच में हैंडीकैप्ड है या वो नाटक कर रहा है, क्योंकि अगर बाइक पीछा करेगी तो वो अपनी जान बचाने के लिए नॉर्मली भागेगा। अब यहाँ वो बाइक वाले आकर विष्णु को बताते हैं कि संजीव सच में हैंडीकैप्ड है, इसलिए विष्णु उसको नहीं पकड़ता। लेकिन फिर बाद में जब विष्णु को ऊपर से प्रेशर पड़ने लगता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, तो वो बिना अरेस्ट वारंट के ही संजीव को पकड़ने के लिए निकल जाता है। अब उसी वक्त संजीव भी स्कूल में अपनी बेटी को लेने के लिए गया होता है, जबकि हम देखते हैं कि पुलिस वाले जब संजीव को पकड़ने उसके घर जाते हैं तो संजीव वहाँ भी मौजूद होता है। यानी कि एक तरह से एक ही टाइम पर संजीव दोनों जगह पर मौजूद होता है। लेकिन ये कैसे हो सकता था? और तभी हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने अम्मू को स्कूल से पिक किया था, असल में वही बच्चों को किडनैप करने वाला संजीव का हमशक्ल था। उधर पुलिस वाले संजीव को उसके घर से पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहां जाकर उसके साथ काफी मारपीट करने लगते हैं ताकि वो सच बोल दे कि वही ये सब कर रहा है। लेकिन संजीव जिसके बारे में जानता ही नहीं, वो आखिर उसके बारे में कैसे बोल सकता है? वो बार बार कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। और तभी उस पुलिस स्टेशन के बाहर पल्लवी और यासिर पहुंच जाते हैं, जिन्हें विष्णु कुछ नहीं बताता कि आखिर संजीव को उन्होंने क्यों पकड़ा। पर क्योंकि यासिर एक जर्नलिस्ट था, इसलिए वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन निकालता है कि आखिर संजीव को गिरफ्तार क्यों किया गया है। अब यासिर सोचता है कि आखिर किस सबूत के बेसिस पर पुलिस वालों ने संजीव को अरेस्ट किया होगा, और फिर उसे पुलिस के उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता चलता है जिसमें सुबह 4 बजे के आसपास वो किडनैपर एक बच्ची को किडनैप कर रहा था और एक अखबार वाले ने उसे देख लिया था। अखबार वाले के बताने पर स्केच बनाया गया था और उस स्केच के आधार पर पुलिस ने संजीव को पकड़ा था। इसलिए अब यासिर दिमाग लगाता है कि अगर वो ये साबित कर दे कि वो आदमी संजीव नहीं है तो संजीव को पुलिस छोड़ देगी। अब वो पल्लवी से पूछता है कि उस सुबह 4 बजे संजीव घर पर था क्या? तो पल्लवी बताती है कि उस सुबह तो वो हॉस्पिटल में था, क्योंकि उस रात उसको वहाँ ड्यूटी करनी थी। तो ये सुनकर यासिर फौरन हॉस्पिटल की वो 4 बजे की फुटेज निकलवाता है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि संजीव उस सुबह हॉस्पिटल में ही मौजूद था। और फिर यासिर उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर सीधा एसीपी के पास जाता है, जिसके बाद एसीपी संजीव को छोड़ने के ऑर्डर दे देता है। अब जैसे ही संजीव पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो पल्लवी उधर स्कूल में फोन करके कहती है कि आप अम्मू को आज स्कूल की वैन से ड्रॉप करवा देना। लेकिन स्कूल से उसे पता चलता है कि अम्मू को तो स्कूल से संजीव लेकर निकल चुका है। ये सुनकर पल्लवी के होश उड़ जाते हैं कि संजीव तो उसकी आंखों के सामने अभी पुलिस स्टेशन से निकला है, तो फिर स्कूल से अम्मू को कौन लेकर गया होगा। और इसी घबराहट में वो बेहोश हो जाती हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में अम्मू को उसी किडनैपर ने किडनैप कर लिया था, जिसकी शक्ल संजीव से मिलती थी। अब पुलिस स्टेशन के बाहर आते ही संजीव अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देता है और विष्णु को भी ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो भी अपने आदमियों को अम्मू को ढूंढने के काम में लगा देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं। संजीव जगह जगह अपनी बेटी के पोस्टर लगाता है, लेकिन अम्मू का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच एक दिन संजीव को यूएस से अमृता का कॉल भी आता है, लेकिन वो उस कॉल को रिसीव नहीं करता, क्योंकि इस समय वो अम्मू के अलावा किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी बेटी चाहिए थी। खैर, इसके बाद एक दिन उन्हें इंस्पेक्टर विष्णु मिलने के लिए बुलाता है और उनसे कहता है कि संजीव एक आदमी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और उसने ही तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। हो ना हो उसका कोई ना कोई कनेक्शन तुम्हारे साथ जरूर है, इसलिए तुम अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। और तभी यहाँ पर यासिर विष्णु को ये सारी सच्चाई बता देता है कि सर, संजीव को अपना अतीत बिल्कुल भी याद नहीं है और हम खुद उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तभी विष्णु कहता है कि अरे, तुमने अभी बताया कि अमृता का कॉल आया था, तो तुम एक काम करो, उससे अभी बात करो और पता करो कि उसका क्या कहना है। तो जब संजीव उसे कॉल करता है तो अमृता बताती है
कि मेरे पिता ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। वो अश्वत्थामा को अच्छी तरह जानते थे और वो ये भी जानते थे कि पुलिस अश्वत्थामा को ढूंढ रही है, इसलिए उन्होंने मेरे भले के लिए ऐसा किया था। फिर सीन पास्ट में जाता है तो हम देखते हैं कि अमृता के कहने पर उसकी बहन ने अश्वत्थामा को उससे मिलने बुलाया था और वो रुद्रा के पास से निकल आया था। लेकिन इसके बाद जब अश्वत्थामा अमृता से मिला तो वो उससे कहता है कि मैं अपने भाई के घर पर जा रहा हूँ, जो कि नरसापुरा के जंगल में है, और कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि संजीव अपने डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और उसे शॉक देने के लिए कहता है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके और वो कैसे भी अपनी बेटी को बचा सके। लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करके दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद संजू के पास कोई भी चारा नहीं होता और वो खुद ही अपने आप को शॉक देने लगता है। हालांकि तभी वहाँ पर ये सब एक नर्स देख लेती है और तुरंत उसे रोक लेती है। अब विष्णु भी वहाँ से सारे सीसीटीवी फुटेजेस को अच्छी तरीके से देखता है, जहाँ पर उसे एक काले कलर की कार मिलती है जिसमें वही कुत्ता होता है जो उस दिन किडनैपर के पास था। इसके बाद सभी लोग उन सारी सीसीटीवी फुटेजेस को देखते हैं जहाँ जहाँ वो ब्लैक कार जा रही थी। इस बीच वो एक फुटेज को देखने के बाद ये पता कर लेते हैं कि वो कार मनोरा टोल प्लाजा के पास पहुंची है और उसके बाद जब वो उस टोल प्लाजा की फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें वो किडनैपर बिल्कुल संजीव की तरह दिखाई देता है। उन दोनों में बस एक ही फर्क था कि इस किडनैपर की मूंछ और दाढ़ी नहीं होती। फुटेज में ये लोग साफ देख पाते हैं कि कार में ही उसने अम्मू को भी बेहोश करके रखा है। अब उस टोल प्लाजा के आगे के अगले सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को वो गाड़ी नहीं मिलती, यानी कि वो उस टोल प्लाजा के बाद आसपास ही कहीं मौजूद होगी। तो अब यहाँ पर विष्णु संजीव से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अम्मू को ढूंढ लेंगे। हमने उसे मनोरा टोल प्लाजा के पास आखिरी बार देखा है और अब हम उसका सर्च ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब ये सुनकर संजीव सोच में पड़ जाता है कि उस टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर वो नरसापुर जंगल है जहाँ वो एम्बुलेंस वालों को बेहोशी की हालत में मिला था, यानी उस जगह का उससे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब उसे याद आता है कि अमृता ने उसे बताया था कि जब अश्वत्थामा अमृता से ये कहकर गया था कि वो अपने भाई के पास जा रहा है तो उसने पूरी बात ये बोली थी कि वो अपने भाई के पास नरसापुर जंगल जा रहा है, यानी उस जंगल में ही कहीं उसके भाई का घर था। जिसके बाद संजीव भी समझ जाता है कि उसके सारे सवालों का जवाब उसी जंगल में मिलेगा। तो अब वो पुलिस को बिना बताए एक गाड़ी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन जो आदमी गाड़ी चला रहा था वो आदमी संजीव को वो पोस्टर वाला समझकर वापस पुलिस ऑफिसर विष्णु को कॉल करके ये जानकारी दे देता है कि एक हैंडीकैप आदमी नरसापुर के जंगल में देखा गया है जो कि उस पोस्टर वाले आदमी की तरह दिखाई दे रहा है। तो विष्णु को लगता है कि संजीव तो घर पर है, वो तो वहाँ जाएगा नहीं। हो सकता है कि उस कार वाले ने संजीव जैसे दिखने वाले किडनैपर को देखा हो। लेकिन तभी विष्णु को कार वाले की पूरी बात याद आती है जिसने कहा था कि ये आदमी हैंडीकैप है, और ये याद आते ही विष्णु समझ जाता है कि संजीव अकेले ही उस जंगल की तरफ निकल गया है। अब हालांकि आज विष्णु के रिटायरमेंट का फंक्शन होता है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर संजीव के पीछे निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि संजीव जंगल में एक घर के पास पहुंचता है जहां हम अश्वत्थामा की बाइक को भी पड़ा हुआ देखते हैं। अब वो घर लॉक होता है, इसलिए संजीव थककर वहीं पर बाहर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है और तभी उसे वहाँ पर एक टॉफी का रैपर मिलता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये रैपर उसने विष्णु की डेस्क पर देखा था जो किडनैपर के सबूत के तौर पर वहाँ रखा था। तो इस तरह संजीव समझ जाता है कि वो एकदम सही जगह पर है। यही जगह उसके भाई के साथ साथ उस किडनैपर का अड्डा भी हो सकती है, यानी वो समझ जाता है कि शायद अम्मू भी इसके अंदर हो सकती है। इसलिए अब वो ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहाँ पर उसे बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। इस बीच वो देखता है कि वहाँ पर किसी तरह की रिसर्च फाइल्स भी रखी थी और नीचे बेसमेंट में जाने के लिए एक रास्ता भी था। अब यहाँ जाने के बाद उसे बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं और तभी अचानक उसे एक कमरे की लाइट जली हुई दिखाई देती है और वहाँ पर वो एक बच्चे के सर पर स्टिचेस को देखकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा अमृता से बात करके सीधा अपने भाई अर्जुन के घर पर आ जाता है और उसका घर इसी जंगल में होता है। अर्जुन ने यूएस में पढ़ाई की थी और बेसमेंट में वो कुछ रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसने उस रिसर्च के बारे में कभी अश्वत्थामा को कुछ भी नहीं बताया था। फिर रात को एक दिन अश्वत्थामा उससे एक तस्वीर के बारे में पूछता है जो दीवार पर लगी हुई थी। तो अर्जुन उसे बताता है कि ये ह्यूमन ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए
तो हम हमारी एज को भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे दर्द को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर एक्सपेरिमेंट करके हम दुनिया को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अब अश्वत्थामा को इन सब चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए वो उसकी रिसर्च पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे बस यही लगता है कि ज्यादा पढ़ पढ़कर अर्जुन का दिमाग खराब हो गया है। अब ऐसे ही एक दिन अर्जुन से अपने बेसमेंट का दरवाजा खुला छूट जाता है, जिसके बाद अश्वत्थामा बेसमेंट से आ रही पानी की आवाज को सुनकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर पानी बह रहा था, और वहाँ वो उन चूहों को देखकर शॉक रह जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर एक इंसान को भी देखता है, जिस पर अर्जुन असल में रिसर्च कर रहा था। उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो अर्जुन से इस बारे में पूछता है, तो अर्जुन उसे बताता है कि इस रिसर्च के लिए मुझे एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत थी, और ऐसा कहकर वो उस बॉडी के ऊपर इंजेक्शन लगाने लगता है। लेकिन तभी अश्वत्थामा उसे रोकने लगता है कि ये गलत है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये आदमी आखिर कौन है? अगर इसकी जान चली गई तो? और इसी हाथापाई में अर्जुन वो इंजेक्शन सीधा अश्वत्थामा को ही लगा देता है, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है और काफी सालों तक वैसा ही पड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन इस चीज का फायदा उठाता है और इन सालों में उसके ऊपर काफी सारे रिसर्च करता है और आखिरकार वो एक दिन सफल हो जाता है और अपनी और अश्वत्थामा की एज को स्लो कर देता है। और ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं और एक दिन जब अर्जुन कहीं बाहर गया होता है, तभी अचानक वहाँ पर साइक्लोन आने की वजह से बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है, जिसके बाद वो पानी अश्वत्थामा के शरीर को लगने की वजह से उसे होश आ जाता है और अब वो वहाँ से बचकर रोड पर निकल आता है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और यहाँ से उसे एक एम्बुलेंस उठाकर ले जाती है। और ये सारी बातें होश में आने के बाद संजीव को याद आ जाती है और तभी वो वहाँ पर एक बच्ची को देखता है जिसके सर पर टांके लगे हुए थे, लेकिन पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वो अम्मू नहीं है। इसके बाद वो अम्मू को बाकी बच्चों के बीच में ढूंढता है और आखिर में उसे अम्मू मिल जाती है, जिसका अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ था। वो समझ जाता है कि ये सब उसका भाई ही कर रहा है, इसीलिए वो चुपचाप अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के आने की वजह से संजीव फौरन वहीं पर छुप जाता है। असल में इंस्पेक्टर विष्णु यहाँ पर आया होता है, जिसे संजीव की तलाश थी। लेकिन तभी उसके पीछे पीछे अर्जुन भी आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर विष्णु को बेहोश कर देता है। यहाँ संजीव जैसे तैसे छुपा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अर्जुन का वो कुत्ता संजीव को ढूंढ लेता है। अर्जुन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले। लेकिन एक दिन जब तुम अपनी बेटी और पत्नी के साथ कहीं पर जा रहे थे, तब मैंने तुम्हें यहाँ पर 10 साल बाद देखा। अब तुम्हारी उम्र तो मैंने स्लो कर दी थी, इसलिए तुम तो अमर थे, लेकिन तुम्हारी संतान वो भी अमर हो सकती थी और इसीलिए उसके ऊपर रिसर्च करके एक नई खोज आ सकती थी, और यही सोचकर मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि संजीव उसकी कोई भी बातें नहीं सुन रहा था, उसका ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर था, जिसके पास अर्जुन का कुत्ता बैठा हुआ था, और अर्जुन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन तभी उसी टाइम पर इंस्पेक्टर विष्णु को होश आ जाता है और वो उस कुत्ते को गोली मार देता है। लेकिन इस बात पर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो विष्णु का सर फोड़ देता है और अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर गुस्से में विष्णु को गोली मार देता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाकर देखता है तो वहाँ पर अम्मू नहीं होती, जिसके बाद वो संजीव से उसके बारे में पूछता है, लेकिन संजीव उसे कुछ भी नहीं बताता। यहाँ संजीव उससे कहता है कि जिसे तुमने मारा है वो एक पुलिस वाला था, इसीलिए बाकी की पुलिस भी यहाँ पर आती होगी। और ये बात सुनकर अर्जुन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जाते हुए संजीव से कहता है कि मैं अम्मू के लिए वापस जरूर आऊंगा। लेकिन ये सुनकर संजीव अर्जुन को बहुत मारने लगता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर विष्णु और बाकी के बच्चों को बाहर लेकर आता है और फिर उस पूरे घर को आग लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संजीव अपनी बेटी को उसके एक प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर युवराज आता है और उससे उसके अतीत के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया। तो संजीव उससे कहता है कि नहीं सर, मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं, अब मैं सिर्फ अपने आने वाले कल की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पुलिस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर बच्चों की किडनैपिंग वाले केस को कैसे सॉल्व किया गया। फिर हम देखते हैं कि अब यही न्यूज एक आधा जला हुआ आदमी देख रहा होता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि ये असल में अर्जुन ही है और उसके पास अम्मू की आधी जली हुई फोटो भी थी। यानी कि जैसे अर्जुन ने कहा था कि अगर वो ब्रेन के उस पार्ट को भी कंट्रोल कर पाया तो वो अपनी उम्र को भी कंट्रोल कर सकता है और साथ ही साथ दर्द को भी।
शायद ये उसी का नतीजा हो सकता है जो इतना जलने के बावजूद भी उस घर से बचकर भाग निकला। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।